नमस्कार, आप देख रहे हैं कम्युनिटी कैच और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार। क्या गोल्ड और सिल्वर अब सस्ते होने वाले हैं? क्योंकि दो बड़ी खबरें आई हैं जिससे कि सोना और चांदी पर दबाव पड़ सकता है। पहली खबर अमेरिका से आई है, जहां पर फेड की पॉलिसी को लेकर बाजार में नई हलचल है। यानी कि हलचल तेज हो गई है। लोगों का यह मानना है कि फेड रेट हाइक कर सकता है। इसके चांसेस 40% हो गए हैं। और दूसरी बड़ी खबर भारत में गोल्ड और सिल्वर की इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर के है, जिसको लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही है कि सरकार इंपोर्ट ड्यूटी को कम करने को लेकर के विचार कर रही है। लोगों का कहना यह है कि तमाम तरह की खबरें चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि सरकार 15% से घटा करके 6% इंपोर्ट ड्यूटी करने जा रही है। अगर ऐसा होता है तो गोल्ड सिल्वर की कीमतों में कितनी गिरावट आ सकती है? क्या यह खरीदारी का सही मौका होगा या फिर वेट करना चाहिए, जब गिरावट आएगी उसके बाद खरीदारी करनी चाहिए? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है नितिन केडिया जी। बहुत बहुत स्वागत है नितिन सर आपका। धन्यवाद सुमित जी। मेरा पहला सवाल सर यही है कि सरकार सोने पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी उसको घटाने पर विचार कर रही है कि 15% से घटा के 6% कर दिया जाए। ऐसी चर्चाएं तेज है। क्या लग रहा है सर, अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम होती है तो कीमतों पर कितना असर देखने को मिल सकता है? सुमित जी, ऑलरेडी प्राइसेस जो है वो 3% डिस्काउंट में चल रहे हैं। 3,500 से 4,000 रुपए के डिस्काउंट में प्राइस ट्रेड हो रहे हैं, जो कि 700 रुपए के मार्जिन पे होना चाहिए था। तो ये ऑलरेडी 3% का इम्पैक्ट डिस्काउंट में आ चुका है। अगर 9% का ड्यूटी कट आता है तो प्राइसेस के अंदर जो है वो लगभग लगभग आप ये मान के चलिए कि 8 से 10 हजार रुपए का फर्क जो है वो और आ सकता है। लेकिन देखिए क्या होता है कि सरकार के अंदर इस तरह की कोई बात चल रही है तो जो स्टेप्स लिए जाते हैं वो स्टेप्स जो है उसी तरह से वापस आते हैं। जब ये स्टेप लिए गए थे तो चांदी में इंपोर्ट के रिस्ट्रिक्शंस लगे थे। अभी कोई इंपोर्ट का रिस्ट्रिक्शन जो है वो हटाया नहीं गया। तो पहले इंपोर्ट के रिस्ट्रिक्शंस हटाए जाएंगे, फिर इंपोर्ट ड्यूटी कम होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक देश के बड़े बाजार के अंदर कुछ जो बड़े ट्रेडर्स हैं या बड़े कुछ ज्वेलर्स हैं, वो कुछ सोना बेच के जो फंसे हुए हैं, उनकी तरफ से ये बेवजह का जो है वो प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाया जा रहा है। और इसको हवा लग गई कल देश के एक प्रतिष्ठित मीडिया कंपनी के ऑनलाइन आर्टिकल की वजह से। और इसकी वजह से काफी नुकसान हो रहा है छोटे ज्वेलर्स का। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो छोटा आदमी होता है वो बड़े आदमी के लिए रास्ता बनाता है, वो हमेशा हट जाता है जब बड़ा आदमी आता है। सिमिलरली क्या हो रहा है कि अब बड़े आदमी को अपनी पोजीशन से एग्जिट करना है, निकलना है। तो अब क्या हो रहा है, घबराहट में जो छोटा व्यापारी है वो अपनी पोजीशन जो है वो M6 में सेल करके बना रहा है, M6 डिस्काउंट में आ रहा है। बाजार में वो फॉरवर्ड सेलिंग करने की कोशिश कर रहा है, बाजार और डिस्काउंट में आ रहा है। तो वो धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, बड़े व्यापारी को, बड़े लोगों को जो है वो रास्ता बना के दे रहा है। देखिए, अभी तक जो सरकारी सूत्र हैं या फिर मान लीजिए जो सरकार के सिग्नल्स होते हैं, मैं पिछले कई सालों से वॉच कर रहा हूँ। जब 2 साल पहले जो है ड्यूटी घटी थी, जब 15% से 6% हुई थी, तो सबका कहना था कि ड्यूटी नहीं घटेगी। हम सबसे पहले थे जिन्होंने ये बोला था कि ड्यूटी जो है वो इस बजट में घट जाएगी 6%। और बजट 9% घटी। इस बार जब ड्यूटी बढ़ी तो 24 घंटे पहले जब हम ये बात कह रहे थे कि आज रात को 12 बजे के बाद ड्यूटी जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑल ऑफ सडन कोई जरूरत नहीं है कॉमर्स सेक्रेटरी को आके बोलना कि नहीं नहीं ड्यूटी जो है वो सिमिलर रहने वाली है या घटने नहीं वाली। तो भाई, ऑल ऑफ सडन आप आके ऐसा क्यों स्टेटमेंट दे रहे हो? तो आपको देखना पड़ता है चीजें किस परिप्रेक्ष्य में चल रही है। उस परिप्रेक्ष्य में देखिए, अगर ड्यूटी कम भी होनी होगी तो ऐसा नहीं है कि पूरी 9% गवर्नमेंट कम कर देगी। 10,000 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट को अभी रेवेन्यू आया है। और देखिए, लॉजिक क्या दिया जा रहा है ड्यूटी घटने का, कि गवर्नमेंट स्मगलिंग से बहुत परेशान है। और स्मगलिंग को रोकने के लिए तो क्या गवर्नमेंट इतनी कमजोर है कि स्मगलिंग नहीं कंट्रोल कर सकती है? अभी जब चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, हमने हायर इंपोर्ट ड्यूटीज पहले भी देखी है। जब भी इलेक्शंस होते हैं तो उन हायर इंपोर्ट ड्यूटीज के दौरान जो है वो स्मगलिंग पूरी तरह से बंद हो जाती है। और हम देखते हैं कि जो कैश का भाव होता है वो आरटीजीएस के भाव से ऊपर ट्रेड करने लगता है। तो गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है सर। 10% पैसा जितना इंपोर्ट ड्यूटी में आ रहा है उतना अगर खर्च कर देगी तो बॉर्डर्स जो है वो सील टाइट हो जाएंगे। ये अलग बात है कि जो सेपा और एफटीए एग्रीमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, उसमें जो ड्यूटी आर्बिट्राज है वो लोकल मार्केट को डिस्टॉर्ट कर रहा है, परेशान कर रहा है। लेकिन इसमें भी जिस तरीके से अब इस र्यूमर ने नुकसान दिया, उतना नुकसान जो है वो नॉर्मल वे में नहीं होता। सुमित जी, ओके, मतलब फिलहाल ये र्यूमर दिखाई दे रहा है। अगर सर देखें तो मई 2026 में जब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई थी, 15% की गई थी इंपोर्ट ड्यूटी, तो उसके पहले तमाम तरह के बयान आ रहे थे। मोदी जी की तरफ से भी अपील की जा रही थी कि गोल्ड की खरीदारी कम कीजिए ताकि विदेशी मुद्रा भंडार पर जो लोड पड़ रहा है वो लोड कम हो। लेकिन इस बार ऐसी कुछ तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है, किसी भी तरह का बयान नहीं आया, सामने आया। और ये देखिए कि क्रूड की कीमतें भी लगातार ऊपर बनी हुई है। तो ये मतलब समझ नहीं आ रहा थोड़ा कि ऐसी खबरें क्यों बाहर आ रही है और इसकी वजह क्या है? या फिर अगर सरकार कम करना चाह रही है, कम करने पे विचार, तो फिर मई 2026 में उसने जस्ट ही अभी इंपोर्ट ड्यूटी हाइक किया था और फिर अभी घटाने पे विचार करिए, तो ऐसा क्यों है सर? देखिए, मैं अभी जो मैंने अपनी पिछली बात कही उसमें यही बात बोली थी कि
कड़ी से कड़ी जुड़ती है और सरकार की तरफ से इंडिकेशंस आने लगते हैं। तो हैदराबाद में जिस समय मोदी जी ने कहा था कि सोना जो है वो आप 1 साल के लिए मत खरीदिए क्योंकि देश के लिए अच्छा नहीं है, इससे हमारी जो विदेशी मुद्रा है वो बाहर जाती है और विदेशी मुद्रा भंडारण में हमको हमारे जो करेंट अकाउंट डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है उसको मैनेज करने में समस्या आती है। ज्वेलर्स ने भी इस बात को समझा, एसोसिएशंस ने इस बात को समझा, ग्राहकों ने इस बात को समझा और इतिहास गवाह है कि जो पिछले 50 सालों में नहीं हुआ वो पहली बार हुआ। और हमने 4 महीने में देश के अंदर एक्सचेंज स्कीम्स के अंदर कैसे सोना बिक सकता है वो हमने हमारे 25,000 ज्वेलर्स के थ्रू AIJGF ने करके दिखाया। अब इस तरह की जो र्यूमर्स आ रही है ये देखिए ये अब एक प्रोपागेंडा किसी PR एजेंसी को हायर करके जो है वो चलाया जा रहा है और इस प्रोपागेंडा के अंदर जो है वो एक मीडिया आर्टिकल ने आग में घी का काम कर दिया है, इस वजह से ये बढ़ रहा है। एल्स अभी अगर मान लीजिए होगा तो गवर्नमेंट पहले तो रिलैक्स देना शुरू करेगी। अभी 400 टन का जो है सिल्वर में इंपोर्ट का आपको अलाउ किया है, तो जबकि जो रिक्वायरमेंट रहती है वो 500 टन की रहती है, इसके पहले और भी कम इन्होंने अलाउ किया था। तो इस तरह की चीजें ओपन होंगी पहले, उसके बाद ही जो है आपको ड्यूटी कम होने का आसान नजर आएगा। उसके पहले जो है वो ड्यूटी कम नहीं होती। और देखिए सुमित जी 10,000 करोड़ रुपया इस समय सरकार के पास आ रहा है। करेक्ट। चीनी के दाम को लेके त्राही त्राही मची हुई है। मतलब आप देखिए सोशल मीडिया के ऊपर एक पूरा कैंपेन चलाया जा रहा है चीनी के दाम को लेके। तो सरकार को अगर सब्सिडी देनी होगी तो वो कहाँ पहले देगी? वो आपको सोने के लिए सब्सिडी पहले देगी या चीनी के लिए पहले सब्सिडी देगी? क्योंकि बिल्कुल। त्योहारी सीजन आ रहा है, त्योहारी सीजन में अगर चीनी के दाम ऊपर होंगे तो सरकार को सबसे ज्यादा इसकी आलोचना सुननी पड़ेगी। तो सरकार पहले ये कह रही है कि ठीक है सोने के जो इंपोर्ट ड्यूटीज हमको जो पैसा आ रहा है इसको सब्सिडाइज करो, इससे चीनी तेल और इधर इधर डालो ताकि ये इनके दाम कम हो सके। गेहूं का एक्सपोर्ट जो है वो अलाउ कर दिया है सरकार ने, तो इसका मतलब ये है कि गेहूं के दाम भी कुछ समय में बढ़ सकते हैं। तो वहां पे भी इन पैसों का यूज जो है वो सरकार कर सकती है। और सरकार की ओवरऑल जो पोजीशंस चल रही है फाइनेंशियल, देखिए वो वॉर की वजह से बहुत खराब चल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में एक एक पैसे का रेवेन्यू जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब देश के मतलब जो देश का नेतृत्व है वो अगर अपनी सिक्योरिटी को घटा रहा है तो उस चीज की ग्रेविटी को हमें समझना चाहिए कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। ओके। सर अगर देखें कि अगर मान लीजिए ड्यूटी कट होती है, अगर र्यूमर ना हो, अगर ये सरकार देख रही हो कि चलो त्योहारी सीजन आने वाला है, शादियों का सीजन है तो थोड़ा ड्यूटी कट करते हैं, तो अगर ड्यूटी कट होती है तो क्या इसका फायदा सीधे ग्राहकों को मिल पाएगा या फिर बीच में कोई बैरियर दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं बिल्कुल सर, जब भी ड्यूटी घटती है या बढ़ती है उसका जो इमीडिएट इम्पैक्ट है वो आपको ग्राहकों को तुरंत दिखाई देने लगता है। उसका जो इम्पैक्ट है वो तुरंत मिलता है, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं। मैं कॉर्पोरेट ज्वेलर्स की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारे देश का छोटा ज्वेलर है जो गली गली में बैठा हुआ है वो तो देखिए वो तो सोना खरीदता है और सोना बेचता है, कोई बहुत बड़ा स्टॉक लेके तो वो चलता नहीं है। और जनरली उसके पास क्या रहता है, अनफिक्स माल रहता है, तो उसको तो वही भाव देना है, वो बेचारा से में उससे मेकिंग चार्ज कमाता है। तो इसका फायदा जो है अगर कम होगी तो ग्राहकों को डेफिनेटली मिलेगा। और अभी तो आज की डेट की मैं बात कर लेता हूँ, आज की डेट में तो बिना कम हुए 3% जो है सोने के दाम कम चल रहा है। यानी ग्राहक आज अगर सोना आके लेता है तो 3-3.5% सोना का जो दाम होना चाहिए उससे नीचे सोना बिक रहा है बाजार में, र्यूमर की वजह से, जो पैनिक फैला हुआ है उसकी वजह से। तो मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से तो मैं लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि देखिए अगर आगामी त्योहारों के लिए आप सोना खरीदना चाह रहे थे तो 3-3.5% आपको जब सस्ता मिल रहा है तो आपको कुछ परसेंटेज तो अपना बुक कर ही लेना चाहिए। ओके। अगर मान लीजिए सर ड्यूटी कट होती है तो गोल्ड की डिमांड फिर से बढ़ेगी, और अगर डिमांड फिर से बढ़ रही है तो कितना दबाव आ सकता है विदेशी मुद्रा भंडार पर और कीमतों में कितना तेजी आ सकती है? देखिए कीमतों में कोई बहुत बड़ी कीमतें जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से चलेंगी। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गोल्ड की रेंज जो है वो 4400 से $4700 के बीच में हो गई है। तो अगर मान लीजिए डिमांड बढ़ती है इंपोर्ट ड्यूटी कम होने की वजह से, तो उसका बहुत बड़ा प्रीमियम जो है बहुत मैक्सिमम 2-2.5 हज़ार रुपये बढ़ जाएगा, उससे ज्यादा का कोई फर्क जो है वो नहीं आएगा। बट हाँ हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट में उसमें एक साइजेबल इम्पैक्ट आ सकता है। मेरे हिसाब से शायद फिजिकल डेफिसिट जो 3.5% या 4% इस साल, मैं श्योर नहीं हूँ, पर बजट में जो रखने की बात कही थी वित्त मंत्री ने उसमें भी फिर वहां पे दिक्कत आएगी। ओके। तो निवेशकों को अभी क्या करना चाहिए सर? जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, कहीं मान लीजिए र्यूमर सच में बदल जाए और सच में ड्यूटी कट हो? देखिए इसमें क्या है कि मेरा मानना है कि कुछ पार्ट आपको इन्वेस्ट करना चाहिए।
कुछ ओके। पार्ट पैसा डालना चाहिए। देखिए सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू ये कहता है कि भाई इम्पोर्ट ड्यूटी कट हो गई तो 8,000 रुपए नीचे आ जाएगा। एक पहलू ये कहता है अगर कट नहीं हुई तो अगले 10 दिन में भाव कुछ नहीं हुआ, अगर अंतरराष्ट्रीय भाव यहीं के यहीं रहे तो भी 4,000 रुपए गोल्ड का भाव जो है वो बढ़ जाएगा भारत के अंदर। तो जब सिक्के के दो पहलू है तो आपको ये नहीं पता कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो बेटर ये है कि अगर आप 200 ग्राम खरीदना चाहते हैं तो 100 ग्राम आप अभी खरीद लीजिए, 100 ग्राम अगले 10 दिन 12 दिन का वेट कर लीजिए। अगर अगले 10-12 दिन में ड्यूटी कम नहीं होती तो फिर ड्यूटी कम नहीं होगी, फिर आप जो है बाकी का 100 ग्राम भी उस समय 4,000 रुपए ऊपर खरीद लीजिए। ओके ठीक है सर, ये हो गई कहानी, ड्यूटी कट होने वाली है या फिर नहीं। फिलहाल अभी र्यूमर दिखाई दे रहा है, जब तक कि सरकार की तरफ से कुछ साफ नहीं किया जा सकता तब तक आप किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दें और वेट करें, वेट एंड वॉच की स्थिति रखें। अब आते हैं सर यूएस के पीसीई डेटा पर। जुलाई में हमने देखा है सर कि पीसीई इन्फ्लेशन महीना दर महीने अगर देखें तो 0.2% और सालाना आधार पर 3.7% बढ़ी है। क्या लग रहा है सर, इसके वजह से कीमतों में दबाव देखी जा रही है? सुमित जी, ये कल जब डेटा आया था तब उस समय गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में 4635 ट्रेड कर रहा था, और इसके बाद रात में जो लो लगा है 4580 लगा है। तो अब देखिए कभी भी कोई इंपॉर्टेंट डेटा आता है तो उसके बाद लगने वाला अगले 12 घंटों में लो और हाई जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब गोल्ड की ट्रेडिंग रेंज जो हो गई है वो छोटी रेंज 4635 और 4580 हो गई है। जब तक ये रेंज नहीं टूटेगी बाजार किसी डायरेक्शन में नहीं जाएगा। अपर साइड में रेजिस्टेंस बहुत है। बाजार को अगर हेल्दी बुल रन देना है तो यहाँ पे या तो एक इसको करेक्शन लेगा, वो करेक्शन 4450 4360 तक आ सकता है। एल्स बाजार 4500 और 4700 के बीच में कम से कम 7-8-10 दिन कंसोलिडेट करे और उसके बाद 4700 का लेवल ब्रेक करे तो फिर ये बाजार के लिए एक हेल्दी बुल रन की तरह होगा। ओके, पिछले 3 दिनों से हम देख भी रहे हैं कि कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि हल्की गिरावट ही आई है। तो ये जो गिरावट अभी देखने को मिल रही है सर, करीब करीब गोल्ड में 3,000 रुपए के आसपास की गिरावट, और सिल्वर में भी देखें तो करीब करीब 5,000 रुपए के आसपास की गिरावट जो देखी, एक बड़ी तेजी के बाद करेक्शन देखने को मिल रहा है या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और भी है? देखिए भारतीय बाजारों में जो गिरावट दिख रही है सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्ट ड्यूटी की न्यूज की वजह से, क्योंकि बाजार 3% के डिस्काउंट में आ गया है और कोई नहीं है। बाजार ऑलमोस्ट इंटरनेशनल मार्केट में फ्लैट चल रहा है 4600 पे। कल भी ट्रेड कर रहा था, परसों भी हमने 4600 पे ट्रेड करते देखा, आज भी 4600 पे ट्रेड करते देखा। अगर 4600 मीडियन पॉइंट है तो ये मान लीजिए कि रेंज जो है अपर साइड में अगर 4700 पे रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार तो 4500 का इस बाजार को सपोर्ट है। 4500 और 4700 के बीच में बाजार जितना लंबे समय के लिए ट्रेड करेगा उतना इस बाजार के लिए अच्छा होगा। ओके, सर सम्मेलन भी हो रहा है यूएस में, और फेड चेयरमैन उसमें संबोधित भी करेंगे, उसका कितना असर लग रहा है सर, पड़ता हुआ दिखाई देगा गोल्ड और सिल्वर पर? मुझे उसका कोई असर नहीं दिख रहा सुमित जी, क्योंकि फेड चेयरमैन जो है 17 जून से लेके अब तक ये कम से कम 6 बार रिपीट कर चुके हैं कि फेड जो है अब किसी भी तरह के फॉरवर्ड गाइडेंस को नहीं देगा। और अगर वो किसी भी तरह की फॉरवर्ड गाइडेंस को देते हैं तो वो मार्केट आगे से उनको सीरियसली लेना बंद कर देगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस एक्चुअली हुआ क्या था कि जो ये बुलरन अभी जो चल रहा है ये इसकी शुरुआत जैक्सन समिट से ही हुई थी, जहां पे पावेल ने जब स्टेटमेंट दिया था कि इंटरेस्ट रेट्स को लेके वो ऑप्टिमाइज है कि कट हो सकते हैं। तो उसके बाद हमने देखा था कि गोल्ड में एक बहुत अच्छी रैली जो है वो 2200 के लेवल से बनी थी और 2200 के लेवल से हमने फिर इसको 5600 तक आते हुए देखा। तो लोगों का ये मानना है कि इस मीटिंग में जो है वो फिर सीजन 2 होगा और सीजन 2 में जो है हमें फिर से वही धूम धड़ाका देखने को मिलेगा। पर अनफॉर्चुनेटली सीजन 2 और सीजन 1 के जो एक्टर्स हैं और करेक्टर्स हैं वो पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं। सीजन 1 में जहां एक तब पॉवेल थे जिनके पास जो है हर तरह का उस समय पॉलिटिकल सपोर्ट था, वहीं इस समय केविन वॉश है जिनको डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक दोनों के साथ बना के चलनी है वहां पे। और दूसरी बात यह कि वो खुद भी इस बात को कई फोरम्स में और कई बार बोल चुके हैं कि फेड जो है वो मार्केट से गाइडेंस लेगा, अब अदर वे अराउंड नहीं होगा, वो मार्केट को गाइडेंस नहीं देगा। ओके सर, अगर अभी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें तो आप जो सितंबर में जो मीटिंग होने वाली है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए 15 सितंबर की जो मीटिंग है ना सुमित जी, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कॉलेज में बच्चे फूल लेके शी लव्स मी नॉट करते हैं। क्योंकि एक डेटा आता है, एक डेटा के बाद बाजार एकदम से ऐसा लगता है कि 30-20% 10% आ गया और एकदम से 80-90% हो गया। मेरे हिसाब से रेट हाइक जो है वो थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। मुझे लग रहा है कि रेट जो है ये कंटिन्यू करेगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि पिछली मीटिंग्स में हमें जो वोटिंग होती है वो नहीं मिली थी, या मतलब इकोनॉमिक नोट्स नहीं मिले थे, पर इस बार का जो मीटिंग है इसमें इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस आएंगे। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने पिछली जो अपने जब बात हुई थी तो मैंने ये बात बोली थी कि जब फेड मिनट्स आएंगे तो वो बाजार को प्रभावित करेंगे। आप देखिए फेड मिनट्स के बाद हमने एक अच्छी तेजी बनते हुए देखी है।
क्योंकि हमें वहां से व्यू पता चल सका कि भाई कितने लोगों के क्या व्यू है। तो सिमिलरली क्या है कि अब जब इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस आएंगे ना, तो वो इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस ना कि दिसंबर की बात करेंगे बल्कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2027 की भी बात करेंगे, तो बाजार वहां से फिर कम से कम $400-500 की चाल देगा। ओके, ठीक है। तो ये गई गोल्ड सिल्वर की कहानी। अब आते हैं सर थोड़ा शुगर पर। आपने चीनी की बात की तो बात करना ज़रूरी ही है। और कीमतों में देखें तो एक महीने में करीब करीब 20 से 22 रुपए के आसपास की बढ़त यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्या लग रहा है सर नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है शुगर के लिए? क्या यहाँ से और तेजी आएगी या फिर जो ब्राज़ील से शुगर इंपोर्ट हो रहा है उसके बाद कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी? देखिए, ये रॉ शुगर इंपोर्ट हो रही है, रॉ शुगर को प्रोसेस करते हैं, उसका एक टाइम होता है बाजार में आने का। तो जब इस तरह की तेजी आती है तो इस तरह की तेजी में क्या होता है कि बाजार में एक आप गिरावट देखते हैं, गिरावट कपूर की तरह साबित होती है, वो तुरंत खत्म हो जाता है, बाजार फिर तेजी में बढ़ जाता है। आगे फेस्टिवल सीजन है, मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट को बफर स्टॉक बनाने की जरूरत है। और जो मिसमैनेजमेंट हुआ है, चाहे वो एथेनॉल के नाम पे हुआ हो या नवंबर 2025 में एक्सपोर्ट करने के डिसीजन पे हुआ हो, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को जो है अब यहाँ पे जो डिसीजंस है, वो डिसीजन जो है वो सीधे भारतीय उपभोक्ता को ध्यान में रख के करने चाहिए, ना कि फार्मर्स और इंडस्ट्री को ध्यान में रख के। मेरी बात जो है वो भले ही मैं चीनी के लिए कह रहा हूँ या कुछ सेगमेंट्स को वो बात कड़वी लग सकती है, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि जहां पे आपने उपभोक्ता का ध्यान नहीं रखा, यहाँ पे आपने या तो फार्मर्स का ध्यान रखा है या इंडस्ट्री का ध्यान रखा, और इसकी सजा आज सरकार भी भुगत रही है और जो उपभोक्ता है वो भी भुगत रहा है। तो मेरा मानना है कि देखिए, उत्पादन कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, पर इस कम उत्पादन में जो है इतना कम भी नहीं है जो इस स्थिति को मैनेज नहीं किया जा सकता था। लेकिन स्थितियां जो है मैनेज नहीं हुई, बट सरकार ने जिस तरह से 15 दिन का जो है वो लगाया है कि 15 दिन के अंदर स्टॉक लिमिट जो है उसको खाली करना पड़ेगा, मुझे लगता है धीरे धीरे करके प्राइस स्टेबल होंगे और कुछ और स्टेप्स जो है वो हम सरकार की तरफ से आते हुए देखेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि चीनी के दाम आने वाले त्योहारी सीजन के आसपास एक बार नीचे में 60-62 के आसपास लगाएंगे, लेकिन एक रिस्क आप ये मान के चलिए 85 और 80 का भाव जो है वो चीनी में शायद इस साल में कभी भी देखने को मिलेगा कि 80 और 85 तक चीनी पहुंच सकता है। क्या लग रहा है सर जो तेजी आई है इथेनॉल की वजह से आई है या फिर इसकी कोई और भी वजह है? सर। इसकी सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट है और कोई वजह नहीं है। मतलब यहाँ पे जो है अगर मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ होता तो आप समझिए नवंबर 2025 में आपने एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी कि आपको विदेशी मुद्रा चाहिए थी, उस समय चीनी का भाव 45 रुपए 50 रुपए शायद रहा होगा। आज की डेट में 70 रुपए के भाव पे आप 65 रुपए के भाव पे चीनी को आयात कर रहे हो। इंटरनेशनल मार्केट में भी चीनी के दाम जो है वो बढ़े हुए हैं। यानी आपने तो क्या किया, 10 रुपए की में चीज बेची और फिर वापस आप 12 रुपए में खरीद रहे हो। तो ये कुशल व्यापारी के गुण नहीं होते हैं। तो मेरा मानना है कि ये पूरा और पूरा मिसमैनेजमेंट है, और इसको देखते हुए जो एसेंशियल कमोडिटीज है उसको लेके गवर्नमेंट को एक काउंसिल बनानी चाहिए, और उस काउंसिल के अंदर जो है सभी सेगमेंट्स होने चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में ना सोच के उपभोक्ता के बारे में सोचे। ओके, चीनी के दाम तो सर हम देख ही रहे हैं कि आसमान छू रहा है। मक्का को लेकर के क्या व्यू है सर आपका? क्योंकि मक्का का उपयोग भी इथेनॉल में हो रहा है, तो क्या इसकी भी कीमतें आने वाले समय बढ़ सकती है? और अगर मक्का की कीमतें बढ़ती है तो फिर पशु आहार की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें बढ़ सकती है, और पशु आहार की कीमतें बढ़ती है तो जो लोग चिकन मटन खाते हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। अब सावन भी खत्म हो रहा है। प्रशांत जी, सावन तो खत्म हो रहा है, लेकिन देखिए मक्के की जहां तक हम बात करते हैं तो मक्के में एक चीज आप समझ लीजिए, शुगर जो है, अगर जो एथेनॉल प्लांट चालू हो चुके हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट्स हो चुके हैं, उनको आप रातों रात बंद तो कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर आप बंद करेंगे तो जो मीडिया में एक अलग तरह का प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा कि सरकार डर गई है या सरकार ने जो है अपना 2 कदम पीछे हटाया। और हम सब जानते हैं कि सरकार बिल्कुल उस तरह की नहीं है जहां पे वो ये दिखाए कि वो थोड़ी सी झुक गई, वो भी उस समय जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। लगभग लगभग 120 विधानसभा सीटें जो है वो यूपी में शुगर बेल्ट से आती है। तो ऐसे में कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जहां पे हम ये प्लांट्स बंद होते हुए देखें। मुझे ऐसा लगता है मक्के के अंदर जो है, या जो बाकी राइस हो गया, मक्का हो गया, इनमें जो है हम एक तेजी बनते हुए देखेंगे। और वैसे भी इस साल जो अगर आप देखें तो एल नीनो की वजह से आप एग्री प्रोडक्ट्स में जो फूड के प्रोडक्ट्स हैं या एसेंशियल कमोडिटीज है, वेदर इट इज अ व्हीट, वेदर इट इज अ राइस, आप अक्रॉस द ग्लोब देखिए वो कहीं ना कहीं प्राइसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। क्योंकि वॉर की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे मुझे ऐसा लग रहा है कि होर्डिंग्स भी जो है वो काफी इंक्रीज हो रही है। आप सीबॉट के अंदर या बाकी चीजों में आप शुगर, व्हीट, सोयाबीन या कॉर्न, किसी भी चीज का प्राइस देखेंगे तो वो प्राइस ओपन इंटरेस्ट के साथ में बढ़ रहा है, जो ये बताता है कि ये जो पर्टिकुलर साल है 2026 की बात कर रहे हैं, 2026 से लेके फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2027 जो है फूड इन्फ्लेशन जो है उसका रिस्क हमारे सर पे बना ही रहेगा।
ओके सर, त्योहारी सीजन आ रहा है और इसमें सर एक देखें तो गोल्ड की कीमतें ऊपर है, दूसरे नंबर पर अगर देखें तो चीनी की कीमतें बढ़ रही है, मतलब मिठाई की कीमतें बढ़ सकती है। अगर मक्का की कीमतें बढ़ती है तो फिर दूध की कीमतें बढ़ सकती है, जिससे भी मिठाई की कीमतें बढ़ सकती है। तो क्या लग रहा है सर, ये त्योहारी सीजन में ट्रिपल मार पड़ने वाला है क्या लोगों पे, आम लोगों पर? सर इस त्योहारी सीजन में आप एक चीज देखोगे कि जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका एक वर्ग सामने आएगा और वो डायबिटीज से होने वाले रिस्क आपको गिनाएगा कि डायबिटीज जो है वो हमारे लिए कितना रिस्की हो सकता है और डायबिटीज से बचाव के लिए क्या क्या जरूरी है। तो वो सबसे पहले बताएगा कि चीनी देखिए महंगा कॉर्न करना। में भी जो है चीनी होती है, स्वीट्स होती है, तो उसको भी नहीं खाना चाहिए। चीनी और दूध और ये जितना भी आइटम है इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, इससे डायबिटीज बढ़ सकती है। तो इस तरह के सजेशंस जो है वो हमें देखने को मिलेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को देखिए अब जो चीजें हो चुकी हैं उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, बट कुछ स्टेप्स और उठाने चाहिए ताकि लोगों के पास थोड़ी बहुत लिक्विडिटी रहे और वो इस बड़ी महंगाई में कम से कम अपने घर में दीपावली में 1 किलो मिठाई का डब्बा और तो लेके ही जा सके। और थोड़ा सा गोल्ड भी। सर गोल्ड तो वैसे भी घरवाली उसके बिना घर में ही नहीं घुसने देगी, तो लेके जाना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरीके से निवेश करना है, आगे कैसी स्ट्रेटजी रखनी है और शुगर के प्राइसेस भी आगे कहाँ तक जा सकते हैं। इसके साथ ही मक्का पर भी आपने व्यू रखा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जाने से पहले सर डिस्क्लेमर लेना चाहूँगा शो को लेकर के। सबसे पहले धन्यवाद सुमित जी बुलाने के लिए। देखिए मेरी अपनी पर्टिकुलर पोजीशंस जो है वो बनी हुई है। सिल्वर के अंदर भी मेरी पोजीशन है और गोल्ड के अंदर भी पोजीशन है लॉन्ग टर्म व्यू को देखते हुए। कॉपर और जिंक में मेरा व्यू बुलिश है, इसलिए मैंने हिंदुस्तान कॉपर और हिंदुस्तान जिंक के स्टॉक्स को भी बाय कर रखा है। इसके अलावा तमाम अलग से भी स्टॉक्स और कमोडिटीज होती हैं, ऑप्शंस के थ्रू मेरी बाय सेल की पोजीशन रहती है। इस प्रोग्राम को देख के आप किसी भी इंडस्ट्रियल कमोडिटी, बेस मेटल, प्रेशियस मेटल या एग्री कमोडिटी में अपनी पोजीशंस बना रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने रिस्क का ध्यान रखें और अपने फाइनेंशियल मैनेजर की सलाह पे ही काम करें। इसके बिना आप कोई भी काम ना करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।